ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, पहले बात तो ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो ह्यूमंस आर involved in which type of reproduction? So they are involved in sexual reproduction. Sexual reproduction. ठीक, डोंट वरी, इस ये वाला चैप्टर करने के बाद हम लोग नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ही करने वाले हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारा कितना रह गया है? दो ही चैप्टर रह गए ना हमारे, न्यूरल और एंडोक्राइन। हो जाएगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दे आर विविपेरस। ठीक, विविपेरस। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बात करें तो कई तरह के इवेंट्स चलते हैं। कौन कौन से इवेंट्स चलते हैं, उसी इवेंट पर बेस्ड आपका पूरा चैप्टर रहेगा। कौन कौन से इवेंट्स चलते हैं पूरे। सबसे पहला इवेंट जो है वो होता है गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहला इवेंट होता है गैमेटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब वो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स मेल में अलग होगा, फीमेल में अलग होगा। ठीक, जब मेल में पढ़ेंगे हम लोग इस प्रोसेस को, तब बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। जब फीमेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। ठीक, उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस की मदद से बनेगा स्पर्म। oogenesis से बनेगा ओवम। बस। अब गैमीट फॉर्म होने के बाद आफ्टर द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स इंसेमिनेशन विल हैपन। इंसेमिनेशन का क्या मतलब होता है? स्पर्म्स का ट्रांसफर होना, स्पर्म्स का ट्रांसफर होना। व्हाट? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। बस। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, these male and female gametes. As a result of fusion of two gametes, what will happen? Zygote will be formed. Zygote will be formed. अच्छा, उसके बाद उस जाइगोट का क्या होगा? वही जाइगोट आगे डेवलप करेगा। वही जाइगोट आगे डेवलप करेगा, फॉर्म्स फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट होगी उस जाइगोट की आगे
इन द स्टेज ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। वो ब्लास्टोसिस्ट जाके इम्प्लांट हो जाएगा इन द यूटेराइन वॉल, इम्प्लांटेशन बोलेंगे। ठीक, मतलब इम्प्लांटेशन का क्या मतलब है कि ये ब्लास्टोसिस्ट अटैचेस टू द यूटेराइन वॉल। ठीक, अच्छा इसके बाद क्या होगा? जेस्टेशन पीरियड चलेगी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फॉर द फेज ऑफ 9 मंथ्स। ठीक, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का क्या मतलब है? डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक, ये जेस्टेशन पीरियड जो है वो चलेगा 9 मंथ्स तक। ह्यूमन की बात करें तो 9 मंथ्स तक चलेगा, जिसमें क्या होता है बेसिकली उस एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट विल बी सीन। सब में कौन सी सेल डिवीजन चलती है? माइटोसिस चलती है, ध्यान रखना। और ये सारी प्रोसेस, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, ठीक है, सारी प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, पार्चुरेशन, ये सब प्रोसेस जो है ये चलेगी, ये सारी प्रोसेस आपकी चलेगी कहाँ? ये सारी प्रोसेस चलेगी आपकी आफ्टर प्यूबर्टी, है ना? ये सब प्रोसेस आफ्टर प्यूबर्टी रहेगी। ओ oogenesis में थोड़ा बहुत, लेकिन oogenesis में भी ओवम का फॉर्मेशन तो क्या बोलते हैं, आफ्टर प्यूबर्टी ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसमें कोई एक्सेप्शन है नहीं। देन एक एक करके बात करेंगे, गैमेटोजेनेसिस की शुरुआत करेंगे। लेकिन गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कई बार बच्चों ने कि क्या होता है, अब बोलते हैं कि जैसे मान लो एक डॉग है, ध्यान रखना ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक, कि अगर एक डॉग है उसने 6 पपीज को जन्म दिया है, तो क्या इसका ये मतलब है कि उनका जाइगोट 6 बार डिवाइड हो गया है? या फिर या फिर इसका ये मतलब है कि उसने 6 एग्स दिए हैं? क्या मतलब है इसका, बताओ। इफ अ डॉग, 6 बार डिवाइड। नहीं 6 एग्स दिए हैं, ये इसलिए मैं ध्यान बोल रहा था। एक ये लाइन ध्यान रखो, आया हुआ था PYQ। इफ इफ अ डॉग gave birth to if a dog gave birth to 6 puppies, if a dog gave birth to 6 puppies, means it gave birth to
6x means it gave birth to 6x. ये मतलब होता है. एंड सेकेंड लाइन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं मेल में अलग होते हैं और फीमेल में अलग होते हैं. कैसे? कि जो मेल्स होते हैं, मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है, किस बेसिस पर देख रहे हैं हम मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है. देखो, इन मेल्स क्या देखने को मिलेगा, स्पर्म जो फॉर्मेशन है, स्पर्म फॉर्मेशन continues even in old man. लेकिन अगर मैं फीमेल में बात करूं, इन केस ऑफ फीमेल, फॉर्मेशन ऑफ ओवम stops around the age of 50 years. Around the age of 50 years. ठीक है. फिर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की यहाँ पर बात करेंगे. ठीक है, जो आएगा हम डिस्कस करेंगे कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस, दो तरह के ट्विंस होते हैं. मोनोजाइगोटिक ट्विंस जिसके बारे में ज्यादा नहीं बताया गया लेकिन मैं डिस्कस करूंगा. मोनोजाइगोटिक ट्विंस. ठीक है, कि मोनोजाइगोटिक ट्विन में क्या होता है, ध्यान रखना, सिंगल एग होता है, एक ही एग होता है. और वो एक एग जो है, दो, एक एग जो है वो डिवाइड हो गया है. ठीक है. ठीक है. लेकिन डाइजाइगोटिक में एक एग होता है, उसने एक जाइगोट बनाया और बाद में वो डिवाइड हो गया. ये होता है मोनोजाइगोटिक ट्विन. तो इस केस में क्या देखोगे, अगर जेंडर सेम रहा है, ठीक है, अगर मान लो कि वो एग जो है, वो जाइगोट जो है वो फीमेल थी, फीमेल बना, तो वो जाइगोट अगर फीमेल बना और बाद में डिवाइड हुआ तो दोनों जो बच्चे होंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस में, या तो वो दोनों ही क्या होंगे, लड़के होंगे, या फिर वो लड़कियां होंगी. ऐसा है कि नहीं है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों का जेंडर अलग हो अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस में? बताओ. नहीं। नहीं, नहीं है पॉसिबल. और क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो नॉन आइडेंटिकल हो? भाई एक ही जाइगोट से तो वो डिवाइड हुए हैं, तो आइडेंटिकल ही होंगे ना. हाँ या ना, बोलो. हाँ दूसरी तो बात है डाइजाइगोटिक ट्विंस. मतलब यहाँ एग्स भी दो थे, यहाँ एग्स भी दो थे, तो जाइगोट अलग से दो बने. अब अगर अलग दो जाइगोट बन रहे हैं तो क्या जरूरी है कि ये आइडेंटिकल होंगे? नो सर। नॉन आइडेंटिकल होंगे, भी नॉन आइडेंटिकल. और दूसरी बात, नॉन आइडेंटिकल होंगे, सेम जेंडर होना, क्या दोनों का अलग जेंडर हो सकता है? यस सर। दोनों का अलग जेंडर या सेक्स हो सकता है. क्या दोनों का सेम जेंडर हो सकता है? हो सकता है। मे भी। हो सकता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस हाँ लगाओ. भैया हो सकता है, सेम जेंडर भी हो सकता है और डिफरेंट जेंडर भी हो क्योंकि सकता इसमें दो एग्स आते हैं। है. दो एग्स है. हाँ, यहाँ एक गलती कर दी हमने, यहाँ दो एग्स लिखने हैं, दो एग्स है. ठीक है. दूसरी बात कह रहा है डिफरेंट जेंडर्स, इधर क्या है, सेम जेंडर.
जरूरी है यहाँ पर सेम जेंडर ही होगा। यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं, सेम भी हो सकता है कि दो एग बने हैं, ठीक है, और दोनों फर्टिलाइज हो गए एक्स एक्स वाले स्पर्म से, तो क्या बन जाएंगे? बताओ क्या बन जाएंगे? डाइजाइगोटिक। फीमेल ना यार, दोनों एक्स वाले क्रोमोसोम से अगर फीमेल भैया। फीमेल, राइट, ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, ये ध्यान रखना, बस इतना इसमें ध्यान रखना है। और आप शुरू करते हैं क्या, कि हाँ, दो चीजें पढ़ोगे आप लोग, एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, दो चीजें और आएंगी यहाँ पर जब हम लोग डिस्कस करेंगे। कई बार बोलता है प्राइमरी ऑर्गन और सेकेंडरी ऑर्गन, ये क्या चक्कर है, तो देख लो, ठीक है, कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इस पर न्यूमेरिक, इस पर वो क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी, इस पर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? टेस्टिस। फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? जहां गैमीट बन जाए वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, द साइट वेयर प्रोडक्शन ऑफ गैमीट शुड टेक प्लेस, तो दिस इज ओवरी देन। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा ऑर्गन होता है जहां पर प्रोडक्शन ऑफ गैमीट हो, वेयर प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस, जहां पर प्रोडक्शन ऑफ गैमीट हो, ठीक है, ओके। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल में बाकी सब जो भी है सेकेंडरी है, जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा इसकी भी ध्यान रखना है, इस डेफिनेशन पर इसने क्वेश्चन पूछा हुआ है जो मैं बताने जा रहा हूं अब तुमको, सेकेंडरी पे जरूर पूछता है, ठीक है, ये ना ही इस पर असर्शन रीजन बनेगा, आजकल वो क्वेश्चन आने लगे हैं ना, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट दे देगा ना, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, वो बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, टू इज करेक्ट, ऐसे क्वेश्चन देखे हैं पीवाई क्यू, अगर तुम करते हो तो देखे यस हैं सर। हाँ ठीक है, ठीक है। और एक एक वो क्वेश्चन होते हैं कि जैसे बहुत तरह के वेरिएंट्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं आजकल, तो एक देखो, एक तो मैं बताता हूँ, देखो पीवाईक्यू में कुछ कुछ बातें हैं, ठीक है, वो ध्यान रखना। सबसे पहले तो आपका टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ इसको। एक तो क्वेश्चन होते हैं आपके मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, जहां मैच द फॉलोइंग दिख जाए समझ जाओ वो फ्री के नंबर है, हाँ या ना? थोड़ा चैप्टर रोक के इसको डिस्कस करते हैं, जहां मैच द फॉलोइंग दिख जाए बेटा, वो समझ जाओ फ्री के नंबर है। क्यों फ्री के नंबर है? क्योंकि आपको उसमें मैक्सिमम एक या दो ढूंढना होता है, एक या दो अगर आपको मिल गया तो आपका पूरा मैच द फॉलोइंग सेट बैठ जाता है कि नहीं? एक दो समझ आया, बाकी तो मिलान करना ही होता है ना, इजी होता है। दूसरा सबसे इजी क्वेश्चन होता है, दूसरा क्वेश्चन सिंपल है कि चार ऑप्शन दे देगा, चार ऑप्शन में से कोई एक नाम होगा, वो कोई एग्जाम्पल होगा तो होगा, ठीक है। अब इसमें या तो आपको आता है या नहीं आता है, इसमें आपके पास देखो, या तो इसमें क्या ऑप्शन है, इसमें क्या कर सकते हो आप, या तो आपको आता है या तो नहीं आता है, या फिर इसमें आप एलिमिनेशन लगा, मैं बता रहा हूँ मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस का ट्रिक बता रहा हूँ देखो, या तो एलिमिनेशन लगा सकते हो इसमें, ठीक है, लेकिन लॉजिकल एलिमिनेशन, एलिमिनेशन भी नहीं जय माता दी वाला, लॉजिकल एलिमिनेशन, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के साथ जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब पता चलेगा, 50-50 लगा सकते हो तुम,
लेकिन ध्यान रखना ये लगाते वक्त। दूसरी बात, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी वाई क्लास में मिलेंगे, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिलेंगे तुमको, जिसमें से पहला स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जिसमें आपको दो स्टेटमेंट, आजकल असर्शन रीजन उतना फॉलो नहीं कर रहा है, ये वाला क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है कि नहीं। दो स्टेटमेंट दे देगा और दो स्टेटमेंट में बोलेगा कि अ, भाई वही चार ऑप्शन होते हैं, या तो वन भी करेक्ट है, टू भी करेक्ट है, या फिर वन करेक्ट है, टू करेक्ट नहीं इनकरेक्ट है, या फिर टू करेक्ट है, या फिर दोनों ही इनकरेक्ट है। यही तो ऑप्शन होता है ना, हाँ या ना। यस सर। हम्म। तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन जो ये पूछता है, ठीक है, तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन वही असर्शन रीजन, ठीक है। सॉरी चौथा, पांचवा टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आएगा वो क्या आ सकता है। पांचवा टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, आजकल ये सीक्वेंसेस पर क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो सीक्वेंस इसलिए बोलते हैं, प्रोसेस पर थोड़ा सा ध्यान दो। सीक्वेंसेस पर क्वेश्चन आने लगे हैं, सीक्वेंसेस पर क्वेश्चन आने लगे हैं, जैसे कि जैसे आपने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा, तो अब वो क्या लिख देगा, स्पर्मेटोजेनेसिस की चार लाइन लिख देगा, ए बी सी डी, ये स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में चार लाइन है। उसके बाद नीचे ऑप्शंस देगा आपको, ठीक है, बोलेगा कि भाई बताओ ये किस करेक्ट सीक्वेंस में कैसे है, बी सी डी ए, या ए बी सी डी है, या फिर डी सी बी ए, कैसे भी है, समझ आया। करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है। एक ये वाला क्वेश्चन देखा है कि नहीं देखा है ये वाला क्वेश्चन। हाँ भैया। असर्शन और रीजन का तो ट्रिक अपने को पता है, पहले तो ये देखो कि असर्शन सही है, रीजन सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और दोनों के बीच में बिकॉज लगा दो। अगर ये पूरी असर्शन और रीजन साथ में बढ़ते हैं और पूरी स्टेटमेंट सही बैठती है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और अगर नहीं बैठती तो नॉट करेक्ट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस में कुछ नहीं करना होता, इसमें मैं बताता हूँ मैं क्या लगाता हूँ। इसमें मैं देखता हूँ जैसे कि कौन सी दो इवेंट्स, कोई भी दो इवेंट्स साथ में बैठनी चाहिए, ठीक है, कोई भी दो इवेंट साथ में, जैसे मुझे लग रहा है, ठीक है, बी और सी, कि कई बार ज्यादातर प्रोसेसेस वाले क्वेश्चन में ना, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में आपको पता ही होता है कि किसके बाद क्या होगा, इस तरह से सोचना है। जैसे मुझे ये पता है कि यार कुछ कुछ नहीं, मुझे बस इतना पता है कि ए के बाद बी होता है, बस इतना ही, ए के बाद बी होता है, तो तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए के बाद बी दिखता है। सेकंड वाला। सेकंड वाला, बस ऐसे। एक और क्वेश्चन होता है टाइप ऑफ क्वेश्चन में, एक और तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें हम देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है वो, जिसमें वो, उसमें भी स्टेटमेंट्स देता है, उसमें भी स्टेटमेंट्स आते हैं, लेकिन उसमें जो स्टेटमेंट्स आते हैं ना वो ऐसा होता है, उसमें दो स्टेटमेंट नहीं देगा आपको, उसमें दे देगा, उसमें दे देगा आपको छह स्टेटमेंट्स भी दे सकता है, चार स्टेटमेंट्स भी दे सकता है, ठीक है, उसमें पांच स्टेटमेंट्स भी देखा है दे सकता है, ऐसे देखा है क्वेश्चन, छह स्टेटमेंट दे देगा, चार स्टेटमेंट दे देगा, पांच। पीवाईक्यू करोगे ना जब, तब ये दिखेगा तुमको, छह चार पांच, इस तरह के स्टेटमेंट दिखेंगे, और उनमें से वो करे है पूछता भैया। है विच ऑफ देम इज करेक्ट, या फिर ये भी पूछ देता है विच ऑफ द इज इनकरेक्ट, है ना। इनमें से तो आपको ये देखना होगा, बी और डी ओनली, या बी डी ई करेक्ट है, या फिर सी और डी करेक्ट है, ए बी सी करेक्ट है, इस तरह के ऑप्शन आते हैं ना, समझ आया। अब देखो हाँ, इसमें, या फिर सारे करेक्ट है। हाँ सारे करेक्ट है, नहीं नहीं, सारे करेक्ट है, फिर उसमें ऑप्शंस दिया है बेटा उसने, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन है, हाँ ठीक। भैया, सारे करेक्ट का भी ऑप्शन आता है। हम्म। नहीं वो भी आता है, क्या बोलते हैं, ऑल ऑल आर करेक्ट, लेकिन मैं उस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, ठीक है। वो पांच छह ऑप्शन आते हैं ना उसमें, ठीक है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे, तब क्या करना है सुनो, तब क्या करना है, उसका एक चीज है हम लोगों ने निकाला है, कि इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग, कि ये काम आती है ये चीजें लास्ट में ना, क्या बोलते हैं,
जब थ्योरी वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह हिल जाते हैं ना, तब ये सारी चीजें काम आएंगी, ध्यान रखना। तब क्या होगा, स्टेटमेंट जैसे रहेगा, तो तब ये देखो, जैसे मुझे ये पता है कि यार, मुझे ये पता चला कि मुझे ये पता चला इनमें से, जब मैं छह पांच छह स्टेटमेंट्स जो भी दिए हैं क्वेश्चन में, मान लो मुझे ये पता चला यार, डी, या तो मुझे पहले ही पता चल गया कि डी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, डी स्टेटमेंट गलत है, देखो ना ज्यादा किसमें, डी स्टेटमेंट गलत है। तो अगर डी स्टेटमेंट गलत मुझे मिल गया, तो मुझे ए बी सी डी ई, पांच, ए बी सी डी ई, बाकी के चार जो बाकी के चार जो क्या बोलते हैं स्टेटमेंट दिए हुए हैं, क्या उनको पढ़ने का, उनको दिमाग लगाने का, उनमें टाइम वेस्ट करने का मतलब बनता है? समझ आ रहा है? पहले आपने डी पढ़ लिया यार, डी पढ़ लिया, आपको पता चला यार डी तो गलत है, तो ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन होगा। तो बाकी के ऑप्शन पढ़ने का मतलब ही नहीं बनता, हाँ या ना? ठीक है। एक तरीका इसमें ये होता है कि जैसे आपको पता चला, जैसे आपको ये पता चला कि बी बी सही है, ठीक है, जैसे आपको पता चला बी सही है, बी बी सही है, मान लो आपको पता चला बी सही है, लेकिन कहीं अगर ऑप्शन में सी आ जाए तो वो गलत है, ठीक है। तो आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें बी होगा, ठीक है, और सी नहीं होगा, ठीक है, बी होगा और सी है, ये मान लो बी होगा और सी नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? फर्स्ट। बी होगा और सी नहीं होगा, तो इस केस में आपका ये भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, अगर सी है ये मान लो, तो फिर फर्स्ट ही सही है। समझ रहे हो क्या? एक गलत ढूंढ लो, एक सही ढूंढ लो, फिर उस हिसाब से एलिमिनेट कर दो। आ रहा है समझ कैसे करना है? यस सर। बस। इससे क्या होगा, अगर आपने देखो गलत भी हम क्या है, स्टेटमेंट उसने मान लो करेक्ट ही पूछी है, लेकिन ये देखो कि इनकरेक्ट कौन सा है। जब इनकरेक्ट पता चल गया तो उनको एलिमिनेट करना ज्यादा इजी है, तो इससे तुम्हारा टाइम बचेगा। हो सकता है तुमको सारी स्टेटमेंट पढ़ना ना पड़े, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना पीवाईक्यू थोड़ा सा, तब हम और देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे हमको, ठीक है। या खुद भी करना सॉल्व, साइट तुमको पता ही है, बताई थी ना मैंने साइट तुम लोगों को, हाँ या ना? साइट बताइए ना। हाँ भैया। हाँ, एग्जाम साइट, क्वेश्चंस डॉट एग्जाम साइट, ठीक, देख लेना एक बार। तो हाँ, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या होता है, नीदर नीदर प्रोड्यूस गैमेट्स, ना तो ये गैमीट्स का प्रोडक्शन करता है, नीदर प्रोड्यूस गैमीट्स नॉर सिक्रीट, ना ही ये कोई सेक्स हार्मोन सिक्रीट करता है, ये ध्यान रखना, ठीक, ये ध्यान रखना। तो ये ऑप्शन में आएगा, डू सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, उसमें ऑप्शन में था कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डू नॉट प्रोड्यूस गैमीट बट दे सिक्रीट सेक्स हार्मोन टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितना सही स्टेटमेंट लग रहा है ये? लग रहा है, हाँ या ना? करेक्ट है इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है। देखो उसने लिखा है, एक बात सही कर दी, उसने बोला कि इट डज नॉट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ गैमीट बट इट सिक्रीट्स हार्मोन्स, बहुत बच्चों ने लगाया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इतना थोड़ा सा बेसिक, लेकिन डिटेल्स में पढ़ना जरूरी है। देखो, तो मेल में क्या क्या रहेगा, मेल में रहेगा एपिडिडाइमिस, ठीक, वास डेफरेंस, एक इस पर बार बार क्वेश्चन पूछता है ये सीक्वेंस, कि वास डेफरेंस एपिडिडाइमिस की सीक्वेंस, सेमाइनल वेसिकल,
प्रोस्टेट ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड्स है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, पीनिस। ये सब क्या है, ध्यान रखना, सारे ऑप्शंस में दिखेंगे आपको। वास डिफरेंस है, माइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, पीनिस। तो आसान, ये सब याद नहीं भी रखोगे तो आपको इतना पता होना चाहिए ना, ये आसान है याद करना, कि टेस्टिस मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, बाकी दुनिया जहान में जो दे दे सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। फीमेल में ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, बाकी दुनिया जहान में जो दे दे सब सेकेंडरी ऑर्गन है ना। देखो, फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ओवरी, ओवरी, ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं जिसको, यूटेरस, वेजाइना। और यहाँ पर फीमेल्स में ग्लैंड देखने को मिलेगा, दैट इज बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड, बस। तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिस हिसाब से फ्लो ऑफ चैप्टर ये चलेगा। नोट हुआ यार, इतना इतना नोट हो गया। Yes, sir. हम्म। हाँ भैया। ठीक है, अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। डायग्राम उठाते हैं।
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, देखते हैं। सबसे पहले देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Male reproductive system is located in pelvis region. इसमें क्या क्या चीजें होंगी? 3 चीजें हमको पढ़नी है यहाँ। पहला, पेयर ऑफ टेस्टिस which is the primary sex organ, accessory ducts। इसी के साथ में हम पढ़ लेंगे accessory ducts, फिर ग्लैंड्स। 3 ग्लैंड्स हमको पढ़ने हैं जो कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करेगा बट नॉट हार्मोन्स। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, बस। ठीक, दैट्स इट। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस। ठीक, टेस्टिस। टेस्टिस जहां लोकेटेड है, पहली बात तो इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, यही सबसे टेस्टिस के बारे में सबसे पहली लाइन यही है कि दे आर सिचुएटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, within a pouch, within a pouch called scrotum, within a pouch called scrotum। scrotum, why scrotum? ये पता है ना आप लोगों को क्यों scrotum में प्रेजेंट है? बताओ। यस सर, 2 to 2.5 डिग्री कम चाहिए होता है टेम्परेचर। अरे फिर गलत बोल दिया तुमने। मैक्सिमम बच्चे ये गलती करते हैं। क्या बोला, दोबारा बोलो। 2 to 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है नॉर्मल टेम्परेचर से। हाँ, मुझे सुना कि 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बहुत ठंडा, तो ना टेम्परेचर कहाँ से लाएंगे भाई हम? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ये सही आंसर है। ठीक है, तो स्क्रॉटम क्योंकि बॉडी से बाहर है थोड़ा एब्डोमिनल कैविटी से, तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग, ध्यान रखना यही सही आंसर है, मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर कितना? लोअर टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर, लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल body temperature, which is necessary for
which is necessary for spermatogenesis. Necessary for the process of spermatogenesis. ठीक है, दिस इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. अच्छा, टेस्टिस. टेस्टिस का शेप एज वी नो कैसा है? ओवल. ठीक. ओवल शेप है. ठीक है, ओवल शेप है. और लेंथ जो है वो क्या है? लेंथ इज अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर. ठीक. विड्थ इज अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर विद डेंस कवरिंग. कवरिंग जो है इसकी वो है क्या? काफी डेंस है. एक और बात ध्यान रखने वाली बात है कि क्या ये स्क्रॉटम क्या है कि ये जो स्क्रॉटम है वो पेल्विक कैविटी से अटैच्ड है. स्क्रॉटम. स्क्रॉटम तो किससे जुड़ा हुआ होगा? स्क्रॉटम इज कनेक्टेड विद द एब्डोमेन. कनेक्टेड विद द एब्डोमेन, या फिर बोल सकते हैं कि पेल्विक कैविटी. और इसको कौन सी कैनाल की मदद से जुड़ा है? बाय इंग्विनल कैनाल. ये ध्यान रखना, इंग्विनल कैनाल, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. एक्चुअल में यही वो कैनाल है. जैसे शुरुआत में क्या होता है आपको पता है कि ये जो टेस्टिस अभी आपको देखने को मिल रहा है ना, कहाँ पर है? ये टेस्टिस आपको अभी देखने को मिल रहा है स्क्रॉटम में. पहले ये कब? जब बिफोर बर्थ ऑफ द दैट मेल. ठीक है, बिफोर बर्थ क्या होता था कि ये जो टेस्टिस हैं ये स्क्रॉटम में नहीं होते थे. कहाँ होते थे? ये हुआ करते बॉडी थे के अंदर. एब्डोमेन में, है ना? एब्डोमेन में होते थे. 8th मंथ में या लास्ट ऑफ द जेस्टेशन में, 7th मंथ में. 7th मंथ में. ठीक है, 7th मंथ के एंड में समथिंग या 8th मंथ के स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्क्रॉटम में ये चले जाते हैं टेस्टिस. तो वो कौन सी कैनाल से जाते हैं? वो यही ये इंग्विनल कैनाल है. ध्यान रखना, यही इंग्विनल कैनाल है जिस कैनाल के थ्रू, this is the root of testes through which testes descend into scrotum from the pelvic cavity. ठीक है, to the scrotum before birth. ठीक है, ये वाला चीज है एक. ठीक. और क्या होता है कि कभी कभी, अच्छा लिख देता हूं मैं. दिस इज द रूट. रूट through which route through which testes originally
descended into scrotum from pelvic cavity बिफोर बर्थ वाली बात है ये, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये डिसेंड हो नहीं पाते हैं, होता है ना, कभी कभी डिसेंड हो नहीं पाते हैं, ठीक। फेलियर ऑफ टेस्टिस, ये क्वेश्चन भी है, सीबीएसई का क्वेश्चन है ये तो। फेलियर ऑफ टेस्टिस, या वैसे नीट में भी पूछे, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड, क्या होगा फिर, बताओ। इनफर्टिलाइजेशन। इनफर्टिलाइजेशन क्या होता है? मतलब वो नहीं बन स्पर्मेटोजेनिस नहीं। इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, हाँ। फेल फेलियर, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड फ्रॉम एब्डोमेन, एब्डोमेन से वो डिसेंड नहीं हो पाए इनटू द स्क्रॉटम, को क्या बोलेंगे? इनटू द स्क्रॉटम, इसको क्या बोलेंगे? ध्यान रखना, इसके लिए एक वर्ड है स्पेशली, इसको बोलते हैं क्रिप्टो, सुना होगा यार, क्रिप्टो। क्रिप्टोगैम। नहीं, क्रिप्टो, कार्ड क्रिप्टोकाइटिज्म, ठीक है, क्रिप्टोकाइटिज्म, समझ आया? ठीक है, ना हो गया। अब आगे क्या है टेस्टिस के बारे में? टेस्टिस के बारे में आगे है, क्या है? भैया ये पेज थोड़ा ऊपर कर देना। कर लो नोट, ठीक है। हो गया नोट? हाँ भैया। ठीक है, देखो अब क्या है, क्या होता है, इसमें दिया है कि नहीं दिया है? नहीं है। देखो, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, ध्यान रखो, ये पूछते हैं। इट कंटेन्स वास डिफरेंस, कंटेन्स वास डिफरेंस, टेस्टिस में कुछ नर्व्स होती हैं, टेस्टिकुलर नर्व, ठीक। टेस्टिस में कुछ आर्टरीज भी तो होती होंगी, क्या बोलते हैं उसे? टेस्टिकुलर आर्टरी। यहीं पर कुछ वीन्स होती होंगी, क्या बोलते हैं उसे?
टेस्टिकुलर वेन्स। ये सब चीजें, कितनी चीजें बता दी मैंने? चार। ये चार चीजें मिलके क्या बनाती हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड। बस ये चार चीजें मिलके बनाती हैं कॉर्ड। ठीक। स्क्रॉटम के ठीक नीचे, ठीक, ठीक है, मिलना चाहिए, एक सेकंड। नहीं, देखो, स्क्रॉटम के ठीक नीचे, अंडरनीथ द स्किन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अभी जो कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं ना, यही से आएगा। अंडरनीथ द स्किन ऑफ द स्क्रॉटम, स्किन ऑफ द स्क्रॉटम, कुछ मसल्स होती हैं। एक मसल है, इज अ लेयर ऑफ मसल। बस आपको वर्ड एसोसिएशन के लिए पता होना चाहिए। वर्ड एसोसिएशन समझते हो? जब मैं बोलता हूँ वर्ड एसोसिएशन के लिए पता होना चाहिए का क्या मतलब होता है? वर्ड एसोसिएशन का क्या मतलब है? दिख जाए तो लगा देना। हाँ, दिख जाए तो लगा देना, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। एलिमिनेशन करने के लिए पता होना चाहिए, वर्ड एसोसिएशन का मतलब ये है। तो अंडरनीथ द स्किन ऑफ स्क्रॉटम इज अ लेयर ऑफ डार्टोस मसल। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके साथ में अंडर दिस लेयर ऑफ मसल, ठीक, अंडर this layer, under this layer is another layer of muscle, ठीक है। इस लेयर के नीचे एक अनदर लेयर ऑफ मसल होती है। समझ आया क्या बोलना चाह रहे हैं? कि स्क्रॉटम के नीचे एक लेयर ऑफ मसल होती है जिसको क्या बोलते हैं? बोलो। स्क्रॉटम के नीचे एक लेयर ऑफ मसल होती है जिसको क्या बोलते हैं? डार्टोस मसल। डार्टोर मसल, डार्टोस मसल। और डार्टोस मसल के ठीक नीचे एक और लेयर ऑफ मसल होती है जिसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्रीमास्टर मसल। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है कि आपको इसका नाम ना पूछे, क्रीमास्टर मसल के बारे में, लेकिन इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी, दोनों का, डार्टोस और क्रीमास्टर मसल्स का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो क्या 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 होता है इसमें, दो बातें हैं। मान लो सर्दियां चल रही हैं जैसे, ठीक है। व्हेन द टेम्परेचर इज टू लो, टेम्परेचर इज टू लो, यानी कि बहुत ठंड पड़ रही है। अगर बहुत ठंड पड़ रही है तो मतलब टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो ऑब्वियसली कम होने लग जाएगा। और कम टेम्परेचर में, कम होना चाहिए टेम्परेचर टेस्टिस का, लेकिन बहुत ज्यादा कम तो नहीं होना चाहिए ना भाई। कम होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए? टेस्टिस के अंदर जो टेम्परेचर है वो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन द बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए, यही है ना। लेकिन अगर सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो भाई बाहर तो सर्दी बहुत ज्यादा है, तो फिर और ये बॉडी कैविटी से दूर भी है, तो ये तो बहुत जल्दी क्या होने लग जाएंगे? टेस्टिस कोल्ड पकड़ने लग जाएंगे, है ना। तो फिर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगी सर्दी में ऐसे। तो क्या होता है सर्दी में? क्या होता है कि ये जो स्क्रॉटल की डार्टोज मसल जो है, डार्टोल मसल, सर्दी में क्या होने लगता है कि डार्टोज मसल, डार्टोज मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है,
डार्टोस मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगी। जब डार्टोस मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगी तो स्क्रोटम विल कम नियर टू द बॉडी, एब्डोमेन ऊपर उठने लगेंगे वो, और टेस्टिस स्क्रोटम जो है वो ऊपर एब्डोमिनल कैविटी की तरफ उठने लगेगा, एंड इट कम्स नियर टू द बॉडी। नियर टू द बॉडी आएगा तो एक रीजन ये है कि क्या बोलते हैं, पहली बात तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, है ना। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आप बोलोगे, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, अगर डार्टोस मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, देखो डार्टोस मसल जस्ट डार्टोस मसल कहाँ है, स्क्रोटम के ठीक नीचे है, तो स्क्रोटम के ठीक नीचे है डार्टोस मसल, तो स्क्रोटल की स्किन भी तो, स्क्रोटल की जो स्किन है वो भी तो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी रिंकल कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, हाँ कि नहीं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो। यस सर। अगर वो रिंकल कर जाएगी या थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी तो क्या इसकी वजह से, क्या इसकी वजह से सरफेस एरिया कम हो जाएगा, यस हाँ। सर। सरफेस एरिया कम हो जाएगा। और हमने पढ़ा है कि हीट इज द फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया, है ना। सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो हीट लॉस ज्यादा होगा, कम होगा, कम होगा। हीट लॉस कम होगा। तो ये क्या होता है, हीट लॉस का को मैनेज करते रहते हैं अपने आप ही, ठीक है। हीट लॉस रिड्यूस्ड क्योंकि सरफेस एरिया कम हो चुका है। तो आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि कौन सा मसल होता है क्या होता है, वो आपसे ये पूछ सकता है कि ये क्या, कौन सी मसल ये सरफेस एरिया रिड्यूस करती है और हीट लॉस को रिड्यूस, ठीक है ऐसे। दूसरी बात, क्रीमास्टर मसल में भी यही, क्रीमास्टर मसल्स भी यही काम करते हैं कि व्हेन टेम्परेचर इज टू लो, जब फिर सर्दियां हैं बहुत, ठीक है, पहला तो डार्टोस मसल काम करेगा, फिर दूसरा क्रीमास्टर मसल्स। क्रीमास्टर मसल्स क्या करेंगे, देखो वो भी ठीक नीचे है, किसके ठीक नीचे है, डार्टोस मसल्स के ना। तो क्रीमास्टर मसल्स देखो क्या करते हैं, क्री क्रीमास्टर्स मसल, ठीक, also raises the testes। वो टेस्टिस को क्या करता है, ऊपर की तरफ टुवर्ड द एब्डोमिनल कैविटी रेज करता है, रेज द टेस्टिस, रेज द टेस्टिस टू ब्रिंग देम, तो अगर रेज हो जाएंगी टेस्टिस तो वो किसके क्लोज आ जाएंगी, क्लोजर टू द बॉडी, एब्डोमिनल कैविटी या बॉडी, ठीक है। अगर बॉडी से क्लोज आ जाएंगी तो वो थोड़ा सा हीट गेन करेंगे कि नहीं, वार्म हो जाएंगे कि नहीं, सर। हाँ या ना। यस सर। तो सर्दियों में टेस्टिस जो है वो थोड़ा सा रेस करते हैं अपने आप को ऊपर की तरफ टुवर्ड द एब्डोमिनल कैविटी, और गर्मियों में ठीक ऑपोजिट रहता है, ठीक है। गर्मियों का पूछेगा भी नहीं, गर्मियों का इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्दियों का मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। समझ आया, ध्यान रहेगी ये बात, पहले पढ़ा था ये, यस। है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अभी ऑन रिकॉर्ड है इसलिए नहीं बोल रहा, ठीक है। तो जाकिर खान का एक स्टैंड अप, ठीक है, स्टैंड अप कॉमेडी है, डेलीगर करके, देखा है किसी ने, डेली नहीं। नहीं देखा, कोई छोड़ दो फिर, आगे ध्यान दो। क्लास के बाद देखूंगी। टेस्टिस, टेस्टिस के बारे में क्या बोल रहे हैं, इसमें 3 लेयर्स होती है, टेस्टिस में 3 लेयर्स होती है, ठीक है, इसकी 3 लेयर्स होती है, दिखाया भी है देखो, यहाँ पे मिलेगा, तीनों लेयर्स, हाँ है इसमें तीनों लेयर्स, देखो एक है
वेजिनेलिस दिख रही होगी आपको, वेजिनेलिस, है ना। फिर है वेस्क्यूलोसा, सबसे इनर मोस्ट। और मिड वाली जो लेयर है एल्ब्यूजिनिया। तीन लेयर्स दिख रही हैं। तो ये तीन लेयर्स होती हैं टेस्टिस की, आउटर टू इनर बनाते हैं। तो आउटर वाली कौन सी है, बताओ जरा, अभी बताया। ट्यूनिका, वेजिनालिस। ट्यूनिका वेजी नेलिस। फिर क्या बताया, ट्यूनिका एल्ब्यूसिना, एल्ब्यू एल्ब्यूसिना। एल्ब्यूजीनिया, एल्ब्यूजीनिया। फिर क्या पढ़ा है, ट्यूनिका ट्यूनिका वेस्क्युलरिस। वेस्क्यूलोसा या वेस्क्युलरिस, वेस्क्यूलोसा, वेस्क्यूलोसा। ठीक। इसके बारे में क्या है भाई, देखो, पेराइटल लेयर है, विसरल लेयर है, ठीक है, कवर्स द टेस्टिस। पेराइटल लेयर है, विसरल लेयर है, कवर्स द टेस्टिस, ठीक है। एल्ब्यूजिनिया, एल्ब्यूजिनिया क्या कर रहा है, एल्ब्यूजिनिया भी अंदर से इसको कवर कर रहा है, अंदर की कवरिंग है ऐसे समझ लो, ठीक है। और यहाँ पर वेस्क्यूलोसा है तो कुछ वेसल्स वगैरह देखने को मिलेंगे, बस इतना ज्यादा नहीं, इसको इतना ही रखो, ठीक है। थ्री लेयर्स, तीन कोट्स होती हैं ऑफ टेस्टिस, दैट्स इट। ठीक। हर टेस्टिस के अंदर अब आ जाता है मेन बात, देखो, टेस्टिस हैज ईच टेस्टिस, ई जहां लिखता हूं मैं वो सिंगुलर होता है, आई लिखते हैं प्लूरल होता है। टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, हर टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। हर टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, इन 250 कंपार्टमेंट्स को टेस्टिकुलर, हर कंपार्टमेंट को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, inside of which you can find in testicular lobule, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, तो बोल सकते हैं ईच लोब्यूल हैज 1 to 3 हाईली कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड क्या, सेमिनी फेरस टिप्यूल्स, हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिप्यूल्स, हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। सही है। यही वो जगह है, यही वो जगह है, यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, या फिर बोलते हैं स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, स्पर्म फॉर्मेशन होता है। यही वो जगह है जहां पर स्पर्म फॉर्मेशन होता है। फिर सेमिनिफेरस टिब्यूल से ये कहानी बढ़ती है आगे, कहाँ, सेमिनिफेरस टिब्यूल से आगे फिर एसेसरी डक्ट शुरू होता है, दैट इज फॉर्मिंग अ नेटवर्क, ठीक है। सेमिनिफेरस टिब्यूल ओपन्स इनटू द, seminiferous tubule opens into vasa efferentia, through a network, through network
नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स के थ्रू, जिसको बोलते हैं रेटिटेस्टिस। तो रेटिटेस्टिस पहले आएगा, वाजा एफरेंशिया बाद में, ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, वाजा एफरेंशिया ओपन होता है किसमें, बताओ। एपिडिडाइमिस। वाजा एफरेंशिया ओपन होगा किसमें, एपिडिडाइमिस में। ठीक, एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस वो रीजन है, एपिडिडाइमिस वो रीजन है जहां पर स्पर्म्स का मैच्योरेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर स्पर्म्स क्या बनते हैं, एक्वायर करते हैं मोटिलिटी। मोटिलिटी यहीं पर आती है इनकी। ठीक, एंड द एबिलिटी, द एबिलिटी टू फर्टिलाइज द ओवम यहीं पर आती है, किसमें, एपिडिडाइमिस में। ठीक है। फंक्शन, तो फंक्शन समझ आया एपिडिडाइमिस का, है ना। यस। ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि एपिडिडाइमिस जो है, एपिडिडाइमिस टेम्पररीली 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 स्टोर करता है किसको, स्पर्म्स को। टेम्पररीली स्टोर करता है स्पर्म्स को। देन इसके बाद क्या आ जाता है, एपिडिडाइमिस के बाद, बताओ, पढ़ा है आप लोगों ने, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, है ना, या डक्टस डिफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, वास डिफरेंस, जो कि क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी से होते होते किसके चारों तरफ लिपट रही है, ये यूरिनरी ब्लैडर के चारों तरफ लिपटती है। ठीक, वास डिफरेंस वो जगह है, वास डिफरेंस वो जगह है जहां पे क्या होता है। ठीक, वास डिफरेंस वो जगह है, पहले तो ये ध्यान रखो कि इट लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, एसेंड्स टू द, ये वास डिफरेंस एसेंड्स टू ascends to the abdomen, ascends to the abdomen and loops over the urinary loops over the urinary bladder। ठीक, loops over the urinary bladder। यहां पे एक डक्ट खुलती है, ध्यान रखना, कौन सी डक्ट खुलती है, इसी वास डिफरेंस में सेमाइनल वेसिकल से जो डिस्चार्ज आना होता है वो ओपन अप होता है। सेमाइनल वेसिकल से जो फ्लूइड आना होता है, जो सिक्रीशन आना होता है, वो वास डिफरेंस में ओपन अप होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं। यस सर। ठीक, ठीक।
देन वास्ट डिफरेंस के बाद स्पर्म्स की जो जर्नी है वो कहाँ पहुंचती है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा which forms ejaculatory duct. Ejaculatory duct. ठीक। तो क्या होता है, यही ejaculatory duct, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की जहां तक बात है, इट ओरिजिनेट्स, यूरेथ्रा निकल कहां से रही है? ओरिजिनेट्स फ्रॉम, एक्चुअल में यूरेथ्रा तो यूरिनरी ब्लैडर से निकल रही है ना, पर ये एक्सटेंड्स होती है थ्रू, एक्सटेंड्स थ्रू द पीनस। ठीक। एंड इट्स एक्सटर्नल मीटस, इस यूरेथ्रा की जो एक्सटर्नल मीटस है, एक्सटर्नल ओपनिंग है, ठीक है, एक्सटर्नल ओपनिंग जो है इसको हम बोलते हैं लास्ट में यूरेथ्रल मीटस। दैट्स इट, यूरेथ्रल मीटस। तो जो स्पर्म है या जो सीमन, अभी हम बोल दें, बताऊंगा मैं सीमन क्या होता है। सीमन प्लस यूरिन, उसके लिए अगर कॉमन अगर कोई ओपनिंग है, इजैकुलेटरी डक्ट विच इज द यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा, ध्यान रखना ये बात। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। ये कहानी है किसकी? ये कहानी है मेल, हमने बात की थी ना टेस्टिस के साथ मेल एसेसरी डक्ट पढ़ना है, तो ये कहानी है मेल एसेसरी डक्ट्स की। अभी हम लोगों ने ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस नहीं किया है, बस एक नाम आ गया था, ठीक है, तो हमको डिस्कस करना था कि वो वास्ट डिफरेंस में ओपन होता है। तो हमें डक्ट में हम बात करते हैं, सबसे पहले शुरुआत होती है कहाँ से? रेटिटेस्टिस से। वन हमेशा रेटिटेस्टिस होगा, ध्यान रखना, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? सर वीवी। तो आर, ठीक है, वन रेटिटेस्टिस, टू वाजा एफरेंशिया, थ्री एपिडिडाइमिस, फोर वाज डेफरेंस, ठीक, फिफ्थ इजैकुलेटरी डक्ट। बस इतना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एसेसरी ग्लैंड्स। आज की बात, आज हम लोगों ने डिस्कस किया, आज हम लोगों ने बात की टेस्टिस और एसेसरी डक्ट्स। क्या इतना समझ आया या नहीं आया बताओ? यस सर, आगे आ गया। है ना, यहाँ पे दिख भी रहा है आपको कि ये दिख रहा है कि ये एक सेम, ये क्या है? एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसके अंदर एक से तीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है विच आर फॉर्मिंग अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ये जो नेटवर्क बन रहा है ना यहाँ पर, ये है रेटिटेस्टिस, ठीक है, ये है रेटिटेस्टिस। अब रेटिटेस्टिस आगे जाके इधर बनाएगा एफरेंट डक्टिलस। एफरेंट डक्टिलस कुछ नहीं है, वही है, क्या बोलते हैं, वाजा एफरेंशिया। वाजा एफरेंशिया से, वाजा एफरेंशिया से आपको ये मिलती है क्या? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस से आगे ये कनेक्ट होगा, कहीं दिख रहा है अगर तो, वाज डिफरेंस यहाँ होना चाहिए, ये वाज डिफरेंस आगे जाके, वाज डिफरेंस आगे जाके क्या बना देगी? यूरेथ्रा पीनस। तो आपको दिख रहा है ये जो यूरेथ्रा इधर बन रही है, इट इज ओपनिंग अप फ्रॉम द, इट इज ओपनिंग अप फ्रॉम द, कहाँ से निकल रही है ये? फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, और इधर से ये वाज डिफरेंस आ रही है।
ये कनेक्ट होके क्या बना दे रही है, यूरेथ्रा बना रही है आगे। हाँ या ना, समझ आ रहा है? ये जो ग्लैंड है यहाँ पर, दिस इज द सेमाइनल वेसिकल जो ओपन हो रहा है वास डिफरेंस में। इधर प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ पर और दो ग्लैंड होते हैं, ठीक है, यहाँ पर दो ग्लैंड और होते हैं जिनको बोलते हैं क्या, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही है, पेयर में नहीं होता है। सेमाइनल ग्लैंड पेयर में होता है और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी पेयर में होता है, ये ध्यान रखना। तो हम कल बात करेंगे इसके बारे में। कल हमको पढ़ना है ये दो चीजें, ग्लैंड्स पढ़ेंगे और एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। तब तक के लिए कथा समाप्त। ठीक है, समझ आया? चलो हाँ Yes, सर। sir. ठीक।